हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूनिक क्लासेस प्रयागराज। और जो हमने वन शॉट सीरीज आपके साथ स्टार्ट की थी सिविक्स की, आज ही उसका लास्ट चैप्टर है। सिविक्स का तो लास्ट चैप्टर नहीं है, बट सीबीएसई ने जो सिलेबस आपका प्रिस्क्राइब किया है ये उसका लास्ट चैप्टर है, जिसका नाम है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, अब आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी है तो मैम डेमोक्रेसी तो समझ में आता है, लेकिन आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। मान लो फॉर एग्जाम्पल आप कोई बाइक लेने गए, ठीक है। अब जब आप बाइक लेने जाओगे तो आप ये देखोगे ना कि पहले सबसे पहले कि वो आपके लिए अफोर्डेबल है कि नहीं है, ठीक है। या उसमें अगर पेट्रोल जाता है तो उसमें उसमें माइलेज उसकी कितनी है और क्या क्या उसके फीचर्स है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, वो आपको क्या बेटर आउटकम्स दे पाएगी। तो ये चीजें आप देखोगे तो जैसा हमने बाइक का एग्जांपल दिया, सेम वैसा डेमोक्रेसी में भी होता है कि अब जब डेमोक्रेसी को हमने इतनी सारी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच से उठाया है, उसको अप्लाई किया है, तो कहीं ना कहीं हमारी एक्सपेक्टेशंस ऐसी होंगी ना कि उससे हमको पॉजिटिव आउटकम्स मिले। तो क्या हमको वैसे आउटकम्स मिल पा रहे हैं, उस पूरे कॉन्सेप्ट को ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है वो एनालाइज करने वाला है। ठीक है, इसी में हम ये सारी चीजों को एग्जामाइन करेंगे कि क्या सच में हमको डेमोक्रेसी से आउटकम्स कैसे मिल रहे हैं, और मिल रहे हैं तो क्या पॉजिटिव आउटकम्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। हाँ, एक चीज ये है, देखिए द डिफरेंस बिटवीन जीनियस एंड स्टुपिडिटी इज, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि स्टुपिडिटी और जीनियस के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, वो बहुत माइनर डिफरेंस होता है। पतली सी लाइन होती है जिसके ऊपर आप गए तो आप जीनियस कहलाओगे, इसके नीचे आप गए तो आप स्टुपिड कहलाओगे। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। हम चैप्टर पे आते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जो हमारा पहला टॉपिक है कि डेमोक्रेसी को हम बोल रहे हैं कि चलो बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो है, ठीक है, बट अगर बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो क्यों बेटर गवर्नमेंट है, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। हमारा जो पहला पॉइंट है वो क्या है, इट प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स। क्या प्रमोट कर रहा है, इक्वालिटी को प्रमोट करती है डेमोक्रेसी। अगर आप डेमोक्रेसी हो, हमारे यहाँ क्या है, डेमोक्रेसी है। अगर हम डिक्टेटरशिप का एग्जांपल लेते हैं तो क्या आपको वहां पर सिटीजन्स में इक्वालिटी देखने को मिलेगी, नहीं मिलेगी। बट डेमोक्रेसी में ऐसा होता है, आपको प्रॉपर राइट्स दिए गए हैं, आपके पास राइट टू इक्वालिटी है कि किसी भी बेसिस पर, चाहे वो रिलीजन का बेसिस हो, कास्ट का बेसिस हो, जेंडर का बेसिस हो या रीजन का बेसिस हो, किसी भी बेसिस पे आपको डिस्क्रिमिनेशन जो है वो अलाउ नहीं किया गया है। नंबर टू क्या है, इनहेंस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। डेमोक्रेसी में आपको जो आपकी डिग्निटी होगी, एक पर्टिकुलर सिटीजन की जो डिग्निटी होती है उसको भी मेंटेन किया जाता है कि किसी भी तरह से उसको ह्यूमिलिएशन को ना बर्दाश्त करना पड़े, उसको कहीं पे भी ह्यूमिलिएट ना होना पड़े, ऐसे उसको पर्टिकुलर राइट्स भी दिए गए हैं। ठीक है, नंबर थ्री, इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। जैसा कि आपको पता है कि हमारे यहाँ डिसीजन जो है वो कैसे लिया जाता है डेमोक्रेसी में। सबसे पहला क्या, लोकसभा में किसी बिल को इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद वो राज्यसभा में जाएगा। ठीक है, जब लोकसभा में इंट्रोड्यूस करेंगे, उसको पास करेंगे, उसके बाद वो राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा में जब डिस्कशन होगा, मान लो अगर वहां पर उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करने हुए तो वो रिकंसिडरेशन के लिए वापस लोकसभा में भेजा जाएगा। फिर सेम प्रोसीजर चलेगी, मेजोरिटी से पास किया जाएगा, फिर उसके बाद राज्यसभा में जाएगा, उसके बाद फिर से प्रेसिडेंट के पास जाएगा। तो ये जो प्रोसीजर चल रहा है, आप देख रहे हो, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, बहुत लेंथी प्रोसीजर है। बट अगर ऐसा कोई प्रोसीजर है तो उसके बाद आपको पता है कि जो डिसीजन आएगा वो कितना ज्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि जब डिस्कशन हो रहा है किसी टॉपिक पर तो ये जाहिर सी बात है कि वहां पे गलती होने के चांसेस आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। क्लियर। नंबर फोर क्या है, इट प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। अब कॉन्फ्लिक्ट कैसे, कॉन्फ्लिक्ट चाहे वो सिटीजन्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हो, गवर्नमेंट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा हो, या गवर्नमेंट या सिटीजन के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा हो, तो हमारे यहाँ हमको इंडिपेंडेंट जुडिशरी दी गई है कि अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है तो उसको रिजॉल्व करने का, उसको इंटरप्रेट करने का राइट किसके पास है, जुडिशरी के पास है। और जुडिशरी हमारे यहाँ क्या है, इंडिपेंडेंट है। क्लियर। नंबर फाइव क्या है, इट अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स। मान लो किसी कैंडिडेट को आपने चुन लिया, अब वो तो रिप्रेजेंटेटिव बन गया ना आपका, 5 साल के लिए बन गया, बट कम से कम उस 5 साल के बाद आपको मौका तो मिलेगा कि आप अपनी गलती को सुधार सको और उसको हटा सको। तो ये चीजें होती हैं हमारे यहाँ। मान लो अगर किसी पर्टिकुलर
पॉलिटिकल पार्टी को वोट दे दिया गया है, वो जीत गई है, बट वो पब्लिक वेलफेयर में काम नहीं कर रही है, तो सिटीजन्स के पास ये मौका होता है कि 5 साल बाद वो उसको चेंज कर सके। बट ऐसा हमें डिक्टेटरशिप में देखने को नहीं मिलता है। तो इसलिए हम बोलते हैं, इसलिए जब भी हम एनालाइज करते हैं इन सारे पॉइंट्स को, तो हमको ये समझ में आता है कि डेमोक्रेसी हमारी एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? हाँ, ये है अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट गवर्नमेंट। अब ये जो टर्म्स हैं, इन टर्म्स को जब आप क्लियरली समझ लोगे तो ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। अभी पहला जो हमारा टर्म है उसको क्या बोलते हैं? पहला जो टर्म है ये क्या है? दिस इज अकाउंटेबल। अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है बच्चों? अकाउंटेबल का मतलब होता है जवाबदेह। ठीक है, जब हम अकाउंटेबल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो दिस इज जवाबदेही सरकार। इसका मतलब क्या होता है कि मान लो जो गवर्नमेंट है या जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, उसने कोई जो स्कीम्स लेकर आई, कोई प्रोग्राम बनाया, कोई पॉलिसी क्रिएट की, और वो लोगों को या सिटीजन्स को नहीं ठीक लग रहा, उनको लग रहा है कि उनकी जो वेलफेयर में ऐसी पॉलिसीज जो गवर्नमेंट ने बनाई वो नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं? वो सवाल उठा सकते हैं, और गवर्नमेंट क्या होगी? वो जवाबदेह सरकार होगी। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी में यही होता है कि जो गवर्नमेंट होती है वो सिटीजन्स के प्रति जवाबदेह होगी, सिटीजन्स के प्रति अकाउंटेबल होगी। क्लियर? जो हमारा दूसरा पॉइंट है इसका नाम क्या है? रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या होता है बच्चों की जो हम डिमांड कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग जो हमारी गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्ड कर रही है। क्या कर रही है? रिस्पॉन्ड। गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड कर रही है। कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है? अकॉर्डिंग टू डिमांड, कि जैसी भी सिटीजन्स की डिमांड है। मान लो सिटीजन ऐसा बोलते हैं ना कि अगर कोई भी पर्टिकुलर रैली हो रही है हमारे यहाँ, तो या जो भी अगर बातें उठाई जाती हैं तो क्या बोला जाता है कि हमारे यहाँ जो सड़क नहीं बनी है, या बिजली नहीं आ रही, या पानी नहीं टाइम टू टाइम आ रहा, सप्लाई नहीं सही से हो रही है। तो कुछ ऐसी जो चीजें होती हैं, कुछ ऐसी डिमांड्स होती हैं जो पब्लिक वेलफेयर के लिए होती हैं या पब्लिक की जो डिमांड होती है, तो डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट होगी वो इन डिमांड्स के लिए रिस्पॉन्सिव होगी और रिस्पॉन्सिबल भी होगी। क्लियर? तो अगर कोई भी डिमांड किसी पर्टिकुलर सेक्शन से आ रही है तो ये गवर्नमेंट का काम है कि उसी के अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्ड करे। क्लियर? तो ऐसा हमको सिर्फ डेमोक्रेसी में ही देखने को मिलता है। तीसरा जो हमारा टर्म है वो है लेजिटिमेट गवर्नमेंट। लेजिटिमेट गवर्नमेंट क्या होता है बच्चों? कि मान लो जैसे हम अगर डिक्टेटरशिप का एग्जांपल लें, तो क्या आप बोलोगे कि डिक्टेटर जो है उस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं? क्या आप किसी भी डिक्टेटर पे ट्रस्ट कर सकते हो? फॉर एग्जांपल नॉर्थ कोरिया के जो डिक्टेटर, जो नॉर्थ कोरिया के जो भी पर्टिकुलर जो मेन पर्सन है, जो चीफ है वहां के, तो क्या आप बोल सकते हो कि ये पब्लिक वेलफेयर में काम कर रहे हैं या हम इन पे कंप्लीटली ट्रस्ट कर सकते हैं? बट आप जब हमारे यहाँ जब डेमोक्रेसी की बात करते हो या कहीं पे भी जो डेमोक्रेसी सिस्टम है, तो वहां की जो गवर्नमेंट होगी एटलीस्ट हम उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं कि हमने उनको वोट दिया है और वो पब्लिक वेलफेयर में काम करेंगे ही करेंगे। और यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि ट्रांसपेरेंसी होती है। ठीक है, जब आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, आपको किसी पॉलिसी से, किसी प्रोग्राम से कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, आप कुछ जानना चाहते हो, तो आप डायरेक्टली जान सकते हो, और उसके लिए आपको एक राइट भी दिया गया है, और उस राइट का नाम क्या है? वो जो राइट आपको दिया गया है वो है राइट टू इंफॉर्मेशन। ये आपको राइट दिया गया है। तो इससे अगर आपको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में, किसी भी पॉलिटिकल लीडर के बारे में, किसी भी कैंडिडेट के बारे में कुछ भी जानना है, उनकी पॉलिसीज के बारे में जानना है, उनके प्रोग्राम्स के बारे में जानना है, यहाँ तक कि उन पर कितने क्रिमिनल चार्जेस लगे आपको ये भी जानना है, उनकी प्रॉपर्टी कितनी है, तो उन सब चीजों के लिए यहाँ पर हमको एक राइट दिया गया है, दैट इज राइट टू इंफॉर्मेशन। तो आई होप आपको ये तीनों टर्म समझ में आ गए कि अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है, रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या होता है, और लेजिटिमेट का मतलब क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट।
अब जब हम आउटकम्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक ये क्वेश्चन उठता है कि क्या डेमोक्रेसी में इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है, और होती है तो किस रेट पे होती है। क्योंकि हमने ये सारी चीजें तो बात कर ली कि हाँ इक्वालिटी है, डिग्निटी है, बहुत सारी चीजें, फ्रीडम हमको मिल रही है, सारे के सारे रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट जो है वो सब रिजॉल्व हो रहे हैं, बट क्या हमको डेमोक्रेसी में इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखने को मिलता है। बट हम सिर्फ ऐसा भी नहीं बोल सकते हैं कि जब हम कंपेयर करते हैं एक डेवलप्ड कंट्री से और एक लेस डेवलप्ड कंट्री से, एक डिक्टेटरशिप से और एक डेमोक्रेटिक कंट्री से, तो हमको डिफरेंस जो है वो बहुत ज्यादा दिखाई देता है। क्यों ऐसा दिखाई देता है? क्योंकि जहां डिक्टेटरशिप की बात आती है वो जो, क्योंकि उसके उसी एक पर्टिकुलर पर्सन के हाथ में ही सारी पावर है, और जब उसके हाथ में सारी पावर है तो वो क्यों पब्लिक वेलफेयर में काम करना चाहेगा, क्यों वो पब्लिक के लिए काम करना चाहेगा। लेकिन डेमोक्रेसी में आपको ये देखने को मिलता है क्योंकि सरकार किसकी है, वो सिटीजन्स की है, तो उसको पर्टिकुलर जो है सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए काम करना ही होगा। क्लियर। तो जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट की, तो आप जब डिक्टेटरशिप की यहाँ पे बात कर रहे हो तो उनका पूरा का पूरा जो दिमाग होता है या पूरा का पूरा जो उनका ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, उनकी इकोनॉमिक प्रायोरिटीज क्या है। ठीक है, उनको अपनी कंट्री में क्या करना है, डेवलपमेंट करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है, न्यूक्लियर बम्स बनाने हैं और ज्यादा से ज्यादा क्या आपको पावरफुल बनाना है। बट जब हम डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या आपको पब्लिक वेलफेयर में काम करना है। तो इसी वजह से इतना ज्यादा जो डिस्टेंस जो है वो क्रिएट हो जा रहा है, वो गैप क्रिएट हो जा रहा है। जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तो और भी अदर फैक्टर्स हैं जिस पर कि ये डिपेंड होता है, जैसे कि कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है, कंट्री का जो है एक ग्लोबली उसका सिचुएशन क्या है, ग्लोबली वो कैसे जो है वो रिएक्ट करती है ग्लोबल सिचुएशंस पर, कॉपरेशन कैसा है अदर कंट्रीज के साथ की, जो हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज उनके साथ हमारा रिलेशन कैसा है, इन चीजों पर भी डेवलपमेंट जो है वो निर्भर हो करता है। इकोनॉमिक प्रायोरिटीज क्या क्या है कि गवर्नमेंट है उसने अपने यहाँ डेवलपमेंट करने के लिए कौन कौन सी इनिशिएटिव्स लाए हैं, कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं कि इसलिए वहां पे गवर्नमेंट जो है डेवलपमेंट हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। बट अगर हम सीधे शब्दों में बोले तो किसी भी डेमोक्रेसी में कभी भी डेमोक्रेसी ये इंश्योर नहीं कर सकती कि अगर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा ही होगा, बट लेस रेट पे होगा, बहुत हाई रेट पे नहीं होता है, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट आपको नहीं देखने को मिलेगा एक बार में। मतलब क्या होता है कि एक स्लो रेट पे ही आपको यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि डेमोक्रेसी कभी भी इस चीज को कंप्लीटली इंश्योर नहीं करती है। क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये आप देख रहे होगे, ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है ये किसका है, ये है रिच। ये रिच को यहाँ पे क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है। इस सेक्शन को हम बोल देते हैं कि ये मिडिल को डिनोट कर रहा है, और ये जो सेक्शन है ये पुअर सेक्शन है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके हो रहा है, रिच के पास कितना, मिडिल के पास कितना है, और पुअर तक आते आते कितना हो जा रहा है। तो इसी से आप थोड़ा सा इसको एनालाइज कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, वो है रिडक्शन। किसमें रिडक्शन, इनइक्वालिटीज में रिडक्शन और पॉवर्टी में रिडक्शन, क्योंकि हम आउटकम्स की बात कर रहे हैं। तो क्या डेमोक्रेसी में इनइक्वालिटीज रिड्यूस हो रही हैं, क्या डेमोक्रेसी में पॉवर्टी रिड्यूस हो रही है कि नहीं हो रही है। तो क्या हम बोलते हैं कि डेमोक्रेसीज आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी, कि डेमोक्रेसी ऑलवेज इंश्योर पॉलिटिकल इक्वालिटी, बिकॉज हमारे यहाँ क्या है, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। ठीक है, तो पॉलिटिकल इक्वालिटी तो आपको मिलेगी कि कोई अगर पावरफुल कैंडिडेट है, कोई अगर वीक कैंडिडेट है, पर दोनों को बराबर का ही मौका दिया जाएगा कि वो इलेक्शंस को कंटेस्ट कर सके, वो गवर्नमेंट को होल्ड कर सके। ठीक है, तो इसके लिए हम यही बोलेंगे कि पॉलिटिकल इक्वालिटी तो मिलती है, बट क्या इकोनॉमिक इक्वालिटी मिलती है, वो हम आगे देखते हैं। A small number of ultra rich enjoy a highly disproportionate share of wealth and incomes। मतलब क्या बोला जा रहा है कि ये जो लाइन है ये सिर्फ डेमोक्रेसी में ही नहीं बल्कि डिक्टेटरशिप पे भी लागू होती है, क्योंकि आपको पता है कि बहुत कम कुछ ऐसे सेक्शंस के लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं और अल्ट्रा रिच होते हैं, बट जिनकी पॉपुलेशन आपको आधे से ज्यादा देखने को मिलेगी वो जनरली पुअर होते हैं और उनके पास इनकम का इतना जो है डिस्ट्रीब्यूशन, इतना वेल डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को नहीं मिलता है। तो ये चीजें तो आपको दोनों ही जगह देखने को मिलेंगी। In actual life, democracies do not appear to be very successful in reducing economic inequalities।
तौर पे बोल दिया गया है कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो डेमोक्रेसी कभी भी उसको वो क्या इंश्योर नहीं करती। मतलब हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो खेल है वो सारा एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी का है कि हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं और इन रियलिटी हमको मिल क्या रहा है। हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं कि अगर हमने डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अप्लाई किया है तो इसका मतलब कि हमारे यहाँ की जो गरीबी है वो भी दूर हो जाएगी, जो इनइक्वालिटीज है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज है वो भी दूर हो जाएंगी। बट इन रियलिटी क्या होता है कि डेमोक्रेसी में आपको पॉलिटिकल इक्वालिटी तो मिलेगी, बट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, जो इकोनॉमिक हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो उसको कभी भी जो है डेमोक्रेसी इंश्योर नहीं कर पाती है। क्लियर? तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। मतलब इतनी सारी जो डाइवर्सिटी रह रही हैं वो एक साथ कैसे कोई इनका पीसफुल कोएग्जिस्टेंस जो है वो कैसे हो रहा है। इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दैट डेमोक्रेसी इज नो सिंपली रूल बाय मेजोरिटी ओपिनियन। हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, हमने देखा है कि मेजोरिटी का कॉन्सेप्ट ज्यादातर लगता है कि लोकसभा में भी अगर कोई बिल पास हो रहा है तो उसको हम देखते हैं कि अगर मेजोरिटी से वो पास होना चाहिए, राज्यसभा में भी मेजोरिटी से पास होना चाहिए। बट मेजोरिटी का मतलब ये नहीं है कि कोई एक मेजोरिटी ओपिनियन वहां पे लागू किया गया है। सिर्फ यहाँ पे क्या मेजोरिटी ओपिनियन की बात नहीं की गई है, और सिर्फ ओपिनियन ही नहीं बल्कि कोई भी अगर हम बात करते हैं, चाहे वो मेजोरिटी कम्युनिटी की बात कर लें किसी भी टर्म में, चाहे रिलीजन की बात करें, किसी भी रेस की बात करें, किसी भी लिंग्विस्टिक ग्रुप की बात करें, किसी कास्ट ग्रुप की बात करें, किसी पर्टिकुलर सेक्शन की बात करें, तो उन चीजों के बेसिस पे कभी भी आपको मेजोरिटी देखने को नहीं मिलेगी। जब हम श्रीलंका का एग्जांपल लेते हैं बच्चों, तो श्रीलंका में क्या बताया गया, श्रीलंका में यही बताया गया है ना कि मेजोरिटेरिज्म का कॉन्सेप्ट दिया गया है कि जो भी सिन्हाला कम्युनिटी है वो पावरफुल है और उसी का जो डोमिनेशन है वो इस्टेब्लिश किया जाएगा। बट इन डेमोक्रेसी आपको जो मेजोरिटी का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है वो उससे बहुत ज्यादा अलग है। मेजोरिटी का मतलब ये नहीं कि किसी एक सेक्शन की मेजोरिटी है, किसी एक रिलीजियस ग्रुप की मेजोरिटी है, या किसी मेजोरिटी या किसी ओपिनियन की मेजोरिटी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मेजोरिटी का मतलब ये है कि मान लो अगर 10 लोगों के बीच में कोई टॉपिक डिस्कस हो रहा है, उसमें से 8 लोग बोल रहे हैं कि हाँ ये चीज सही है, तो दैट मीन्स कि हाँ वो चीज अब सही है, उसको हम लागू करेंगे। तो उस मेजोरिटी की ही यहाँ पे डेमोक्रेसी में बात की जाती है। ठीक है, हाँ, अब ये चीज मैंने आपको बताई थी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी वाले टॉपिक में कि ये जिसका परसेंटेज देख लो और इनके पास आपको वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन कितना मिल रहा है। ठीक है, अब इनको देखिए, ये आपको बहुत कम इनका पॉपुलेशन भी आपको दिखेगा, बट इनके पास जो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना ज्यादा मिल रहा है। तो ये वही वही बात आ गई घूम फिर के कि पॉलिटिकल इक्वालिटी तो यहाँ पे इंश्योर की जा रही है, बट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो है वो इंश्योर नहीं की जा रही है। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो क्या है, वो डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन। क्या हम बात कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी में हमने पहले पॉइंट में पढ़ लिया था कि डिग्निटी तो मेंटेन की ही जाती है और फ्रीडम हमको यहाँ पे मिलती ही मिलती है कि डेमोक्रेसी स्टैंड्स फॉर द much superior to any other form of government in promoting dignity and freedom of the individual। कि अगर हम किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें, चाहे वो डिक्टेटरशिप की बात करें, ओलिगार्ची की बात करें, एनार्की की बात करें, मोनार्की की बात करें, किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें, तो उन सब में अगर हम सुपीरियर देखें डिग्निटी के लिए बेसिस पर या फ्रीडम के बेसिस पे, तो उसमें आपको डेमोक्रेसी ही नजर आएगी। क्लियर? दूसरा पॉइंट क्या है कि डेमोक्रेसी इन इंडिया हैज स्ट्रेंथेंड द क्लेम्स ऑफ डिसएडवांटेज एंड डिस्क्रिमिनेटेड क्लास फॉर इक्वल स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। मतलब कि हमारे यहाँ जो भी, चाहे हम डिप्रेस्ड क्लास की बात करें, किसी भी डिप्रेस्ड सेक्शन की बात करें, तो ये डेमोक्रेसी ही इंश्योर करती है कि उनको इक्वल स्टेटस मिले, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, क्योंकि हमारे यहाँ पर्टिकुलर हर एक सेक्शन को राइट दिया गया है। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी दी गई है, राइट टू फ्रीडम दिया गया है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया गया, माइनॉरिटीज को भी अलग से राइट्स दिए गए हैं। तो हर तरीके का आपको राइट दिया गया है ताकि आपकी डिग्निटी को एज अ सिटीजन, आपकी डिग्निटी को मेंटेन रखा जा सके, आपको प्रॉपर जो है वो फ्रीडम मिल सके। तो अगर हम फ्रीडम या डिग्निटी या इक्वालिटी के बेसिस पर बात करते हैं तो डेमोक्रेसी हमारी बेटर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट हमको हर अदर फॉर्म से देखने को मिलती है। क्लियर? तो आज का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। चैप्टर था हमारा आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी और इसमें हमको आउटकम्स पे ही एनालाइज करना था। और आज एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि डेमोक्रेसी का टेस्ट लिया हमने, उनको एनालाइज किया, उसको एग्जामाइन किया हर एक बेसिस पे रख के कि क्या सच में डेमोक्रेसी हमारे लिए बेटर है या नहीं है।
बट एट द एंड हम यही बोलेंगे कि डेमोक्रेसी भले ही बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, क्योंकि हमने जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की बात की, पावर्टी की बात की, तो उस बेसिस पे तो हमको बहुत अच्छा आउटकम तो देखने को नहीं मिल रहा कि पावर्टी एकदम रिड्यूस हो गई या इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एकदम से रिड्यूस हो जाएगी, ऐसा कुछ तो देखने को नहीं मिल रहा। इसीलिए हम बोलते हैं कि बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो भले ही नहीं है, लेकिन जब हम पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे फ्रीडम की बात कर रहे हैं, डिग्निटी की बात कर रहे हैं, हम अपने मिस्टेक्स को यहाँ पे सही कर सकते हैं, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो उसको इजीली रिजॉल्व किया जा सकता है, इतनी सारी डाइवर्सिटी जो है वो आपस में पीसफुली जो है वो कोएग्जिस्ट कर पा रही है, तो इन सारी चीजों के बेसिस पे हम भी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के साथ इसका टेस्ट ले लें तो डेमोक्रेसी हमेशा टॉप पर आएगी। और हमेशा क्या है, हम यही बोलेंगे कि भले इट इज नॉट अ बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बट इट इज बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अदर देन एनी अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर था वही यहीं पे खत्म होता है। आपके लिए एक बढ़िया सी इन्फॉर्मेशन ये है कि कल जो है हम सारे सिविक्स के जो भी हमने चैप्टर अभी तक क्लियर किए हैं वन शॉट सीरीज में, इन्हीं सिविक्स के चैप्टर्स की पीवाईक्यूज क्वेश्चंस और प्रैक्टिस क्वेश्चंस को लेके मैं आ रही हूँ कल। तो कल आप लोग एकदम तैयार रहिएगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, वन वर्ड क्वेश्चंस, एमसीक्यूज क्वेश्चंस। ठीक है, तो कल के लिए तैयार रहिएगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे अच्छे नंबर लाते रहिए। बोर्ड के एकदम जीत तोड़ प्रिपेयर जो है अपने आप को कर लीजिए और बोर्ड्स को एकदम फोड़ के आना है। क्लियर? थैंक यू सो मच।